आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद ही मैंने सबसे पहले घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। स्टेशन इतना सुनसान था कि मेरे कदमों की आहट तक को मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैं चलकर ट्रेन से थोड़ा दूर गया। पहले तो मैंने सोचा स्टेशन पर ही बैठकर कुछ देर सुस्ताने का, मगर फिर सोचा पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर आराम से सो ही जाऊंगा। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलकर सामने जो नज़ारा था, कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में पहले से ही चल रहा था। एक खाली रास्ता और आसपास घना जंगल। उससे भी अजीब बात तो ये थी कि स्टेशन के बाहर कोई खुली दुकान तो दूर, बंद दुकान भी नजर नहीं आ रही थी, जबकि आम तौर पर ऐसा बहुत कम ही मिलता है। खैर, गांव का इलाका है, शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर मैं उस खाली रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दरअसल इस गांव का नाम है मंगलपुर। यहाँ मेरे बाप दादाओं की काफ़ी ज़मीनें हैं और बहुत सारे बंगले भी हैं। मंगलपुर गांव में मेरा आज 10 सालों के बाद आना हो रहा है। दरअसल मैं शहर में रहता हूँ, साथ ही मेरा पूरा परिवार भी। मैं कभी कदार अपनी जायदाद वगैरह देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, मगर पिछले 10 सालों से मेरा यहाँ पर आना ही नहीं हुआ था। बहुत बार मैंने यहाँ की सारी जायदाद बेचने की भी सोची, मगर ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदना ही नहीं चाहता। रात हर पल और ज़्यादा गहराती जा रही थी। मैं चल तो रहा था, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये शक भी था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। ऊपर से रास्ते पर कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं एक अंदाज़ा लगाकर बस चले जा रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, ये तो मैं पहले से ही जानता था। इसलिए मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था। टॉर्च की लाइट के सहारे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई आदमी खड़ा नजर आया। हालांकि उस वक्त वहां पर उस आदमी को देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, मगर पता नहीं क्यों खुश ना होकर मैं हैरान हो गया। भला ये आदमी इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। खैर, मैं चलकर उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, ये दीनानाथ चौधरी की हवेली कहाँ पड़ेगी, आपको पता है क्या? इस पर वो आदमी बोला, दीनानाथ चौधरी की हवेली? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। उस आदमी की बात पर मैं तुरंत राजी हो गया। 10 घंटों तक वो मुझे रास्ता बताए, इससे अच्छा यही होगा कि वो खुद मुझे वहां तक पहुंचा दे। जिसके बाद मैं उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं काफ़ी थका हुआ था। एक तो ट्रेन का इतना लंबा सफ़र, ऊपर से पता नहीं अब कितना चलना पड़ेगा। तभी चलते चलते उस आदमी ने कहा, गांव में पहली बार आ रहे हैं क्या? इस पर मैंने जवाब दिया, जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, 10 सालों के बाद आ रहा हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रामू है और मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी इधर उधर की बातें करने लगा। वो आदमी बहुत ही बातूनी किस्म का था। मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर तब भी वो बकबक किए जा रहा था। अंत में तंग आकर मैंने उस आदमी को बोल ही दिया, कितना बकबक करते हो यार, चुप हो जाओ। इस पर वो आदमी बोला, माफ़ करिएगा साहब, बात करने के लिए हमें कोई मिलता नहीं है ना, इसलिए। फिर मैंने कहा, और कितना दूर चलना पड़ेगा? तब से तो चल रहे हैं हम लोग। इस पर उस आदमी ने कहा, बस आ गए साहब, ज़्यादा दूर नहीं है अब।
उस आदमी के इतना कहते ही मुझे सामने एक बड़ी सी हवेली नजर आने लगी। मैं समझ गया कि यही मेरी हवेली है। तभी उस आदमी ने कहा, आ गया साहब, यही है ना आपकी हवेली? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझसे हाँ का इशारा पाते ही वो आदमी वहां से कहीं चला गया। मगर वो जब जा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। खैर, ये मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे पर गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था जो कि 10 सालों से जंग लगकर पूरी तरह से सड़ चुका था। खैर, मेरे पास उस ताले की चाबी नहीं थी, लिहाजा मैंने पास ही में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ताले पर दे मारा। ताला एक बार में ही टूट गया। दरवाजा सरकाकर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। मकड़ियों ने उस घर को अपना घर बना लिया था। धूल की एक मोटी परत किसी चादर की तरह पूरे घर में बिछी थी। 10 सालों में घर का ये हाल होना लाजमी ही था। मैंने सोचा पूरा घर कल साफ करूंगा। आज बस एक कमरा साफ करके सो जाता हूं। मैंने वही किया। एक कमरा साफ करके पलंग पर लेट गया। हालांकि आमतौर पर मुझे ऐसी जगहों पर नींद बहुत कम ही आती है, पर क्योंकि मुझ पर सफर का थकान हावी था इसलिए मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। कुछ देर मैंने प्यास को बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जहां तक मुझे याद था, घर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा कुआं था। पता नहीं अब होगा या नहीं। इतना सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और टॉर्च लेकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। घर में इतना अंधेरा फैला हुआ था कि टॉर्च के अलावा कोई चारा ही नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर मैं घर के मेन हॉल में पहुंचा और वहां से घर के पीछे जाने का दरवाजा खोजने लगा। सब कुछ धूल में इस कदर सना हुआ था कि किधर दरवाजा है और किधर दीवार पता ही नहीं चल रहा था। जैसे तैसे आधी नींद में ही मैंने दरवाजा ढूंढा और दरवाजे से घर के पीछे पहुंचा। घर के पीछे बगान में पहुंचकर मैं टॉर्च घुमाकर कुआं ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे कुआं दिखा, जिसके पास ही में रस्सी बांधकर एक बाल्टी रखी हुई थी। मैं उस कुएं के पास गया और बाल्टी को कुएं में डाला। थोड़ी देर रस्सी पकड़कर रखने के बाद मुझे जब ये एहसास हुआ कि बाल्टी भर चुकी है तो मैं रस्सी पकड़कर बाल्टी खींचने लगा। मगर ये क्या, मैं रस्सी से बाल्टी खींच ही नहीं पा रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि एक बाल्टी ना खींच पाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बाल्टी को कुएं के नीचे से पकड़कर रखा हो। मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा मैंने अपना टॉर्च निकाला और टॉर्च को कुएं के अंदर घुमाया तो कुएं के नीचे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि कुएं के नीचे एक आदमी था और उस आदमी ने मेरी बाल्टी को पकड़ रखा था। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो आदमी कुएं के पानी में डूब नहीं रहा था, जैसे वो पानी में उड़ रहा हो। डर के मारे मैंने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथों से छोड़ दिया और बगान से भागकर वापस घर में आ गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं भागकर वापस अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर
पलंग पर लेटने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पलंग पर गई, जहां वही आदमी लेटा हुआ था जिसे मैंने कुएं में देखा था। मेरे डर की कोई सीमा ना रही, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है? अभी तो ये आदमी कुएं में था, फिर इतनी जल्दी कुएं से निकलकर पलंग पर कैसे आ गया? अब ये तो पक्का था कि ये आदमी भूत है, इसलिए मैं तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगा। भागते भागते मैं बार बार पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं था, वो आदमी मेरे पीछे नहीं आ रहा था। भागते भागते मैं सीधे गांव में जाकर ही रुका। वो पूरी रात मैंने गांव में ही गुजार दी। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र एक साधु महाराज से किया तो उन्होंने बताया कि बहुत सालों से अगर कोई घर खाली पड़ा हो, यानी उसमें इंसान का वास ना हो, तो उसमें आत्माओं का वास हो जाता है। उस दिन मैंने अपने घर में पूजा करवाई और अब मैंने गांव के ही एक आदमी को उस घर में रहने के लिए रख लिया है। उस दिन सुबह से ही बारिश काफी तेज बरसे जा रही थी, जिस कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाया। घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, मगर किया भी क्या जा सकता था। फिर जब बारिश रुकी तब तक अंधेरा हो गया था, जिस पर मैंने सोचा क्यों ना मोहन काका की चाय की दुकान पर सभी दोस्तों के साथ जाया जाए और बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाया जाए। जिसके बाद मैंने तुरंत ही अपने दोस्त राहुल को कॉल किया और बोला, राहुल, घर पर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, तो एक काम करना, तू सभी दोस्तों को लेकर मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंच, मैं भी आता हूँ, बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाएंगे। जिस पर राहुल ने कहा, ठीक है, मैं सभी को लेकर पहुंचता हूँ, तू भी जल्दी आ। मैं फटाफट से रेडी हुआ और घर पर आता हूँ बोलकर बाइक स्टार्ट करके निकल गया। मेरे घर से मोहन काका की दुकान लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर थी, मगर मैं बाइक धीरे ही चला रहा था क्योंकि सड़क पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। 15 मिनट का सफ़र 25 मिनट में पूरा करने के बाद मैं मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां मेरे सभी दोस्त मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और हम सभी लोग आपस में बातें करने लगे। बात करते करते कब 2 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। जिसके बाद राहुल ने कहा, यार अब हमें घर चलना चाहिए और रात भी काफ़ी हो गई है। राहुल की बात सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। जिस पर मैंने सभी से कहा, हाँ यार अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण पूरे गांव की बिजली गुल थी। मुझे घने अंधेरे का पता तब चला जब मैंने बाइक स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट करते ही मेरी हेडलाइट की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं बाइक लेकर उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर फैला सन्नाटा एक पल को बिजली कड़कने की आवाज़ से टूट गया और साथ ही बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भीगने के डर से मैंने बाइक को थोड़ा स्पीड कर दिया। अभी मैं बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी बाइक के सामने एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारकर बाइक रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बाइक रुकी नहीं और उस औरत को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गई। उस औरत को इस तरह से रास्ते के बीचों बीच
आता देख मैं काफ़ी गुस्सा हुआ और उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो औरत वहाँ थी ही नहीं। मैंने अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाया मगर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उस औरत से टकराकर नीचे गिरा था, तो वो औरत गई तो गई कहाँ। खैर मैंने अपना बाइक उठाया और स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। गिरने के कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे और मेरी बाइक पर भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था, वो भी इतना ठंडा कि मेरा कंधा एक पल को सुन्न पड़ गया था। तभी मैंने तिरछी नज़र से जब उस कंधे की ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल मेरे कंधे पर एक औरत का हाथ था। मैंने झट से बाइक रोका और जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे कंधे की तरह ही मैं सुन्न पड़ने लगा और मेरा पूरा शरीर अंदर ही अंदर कपकपाने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही औरत बैठी हुई थी जिससे थोड़ी देर पहले टक्कर खाकर मैं गिरा था। उस औरत की शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। उसकी पूरी शक्ल में कीड़े रेंग रहे थे। उससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता, उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और टान कर मुझे रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास ले आई और एक भारी सी आवाज में कहा, तू भी मरेगा। उस औरत के इतना बोलते ही उस पेड़ के ऊपर से एक रस्सी का फंदा लटकाया। उस औरत ने मुझे एक हाथ से उठाकर मेरे गले को उस फंदे में फंसा दिया और दूसरी तरफ की रस्सी को खींचने लगी। अभी मैं उस फंदे से लटककर मरने ही वाला था कि तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा, जिसे देखकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही वो रस्सी भी छूमंतर हो गया और मैं धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा, जिस पर उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, जल्दी मेरे साथ चलो वरना वो तुम्हें मार देगी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद वो आदमी मुझे एक घर के भीतर ले आया। देखने से तो वो घर काफ़ी पुराना सा लग रहा था। मैंने मदद के लिए 2-3 बार घर पर कॉल भी किया, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मुझे काफ़ी परेशान और डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जिस पर मैंने कहा, वो औरत कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी? जिस पर उस आदमी ने कहा, वो औरत एक चुड़ैल है और वो तुम्हें नहीं बल्कि अकेले में किसी को भी पाकर मारने की कोशिश करती है। इस पर मैंने कहा, मगर क्यों? सभी ने उसका क्या बिगाड़ा है? जिस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 12 साल पहले इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी काला जादू और डायन विद्या सीखा करती थी, जिससे वो सभी गांव वालों को काफ़ी परेशान किया करती थी और छोटे बच्चों की बलि देती थी। उसका पति राजू भी उसके इस काम में मदद करता था। लेकिन ये बात एक दिन सारे गांव वालों को पता चल गई, जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों को उसी पेड़ में फांसी से लटका दिया और मारने के बाद उनकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए जंगल में फेंक आए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस आदमी से इतना सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि उस चुड़ैल ने इस आदमी को कुछ क्यों नहीं किया। मैं इस सवाल को ज़्यादा देर तक अपने मन में रख नहीं सका और मैंने उस आदमी से कहा, आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? और उस चुड़ैल ने आपको कुछ क्यों नहीं किया? इस पर उस आदमी ने कहा,
मेरा नाम राजू। उस आदमी के इतना बोलते ही मेरे शरीर में वापस से करंट दौड़ने लगा और उसके इतना बोलते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही राजू हूँ जिसे गांव वालों ने 12 साल पहले मार दिया था। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर भी कीड़े रेंगने लगे थे। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ा कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे बाहर से काफ़ी शोर शराबा सुनाई पड़ने लगा, जिसके आवाज़ से वो चुड़ैल और वो भूत हवा में धुआं होकर कहीं चले गए। मैं भागकर जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त और घरवाले एक साथ में इधर ही आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे दोस्त और घरवाले मुझे ढूंढते ढूंढते मोहन काका के दुकान तक जाने लगे, जहां उन्हें उसी पेड़ के पास मेरी बाइक गिरी हुई मिली, जिससे उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ हुआ क्या है और इस तरह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।